जो फेफड़े हैं उनकी वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, सांस का, दमे का प्रॉब्लम फेफड़ों की वजह से हो सकता है। ये फेफड़ों की बीमारियां होती क्यों, इसको किसने कहा कि इसका नाम जो है वो रख दो कि ये नजला है, ये जुकाम है, ये फ्लू है और ये बहुत बड़ी बीमारियां। फेफड़ों पे ज्यादा इफेक्ट क्या करता है, ठंडी चीजें ही गर्म चीजें? अब बुखार क्यों आया? बुखार तो भाई से रहमत है, बुखार बीमारी नहीं है। क्यों आया कि हमारा बॉडी का एंटीबायोटिक अमल हमारे अंदर भी अल्लाह ने एक रखा है। वो एंटीबायोटिक अमल हमारे खिलाफ, हमारी बॉडी के अपने खिलाफ उठ के खड़ा होता है और वो टेम्परेचर को रेस करता है। जो फेफड़ों में रेशा जम जाता है, वो वहीं जम गया ना, वो काम खांसी चेस्ट इन्फेक्शन से पता कहाँ गया जी, वो आपके नमूनिया तक चला गया। दमा चंद महीनों में दमा खत्म हो सकता था, हो सकता है, जबकि फेफड़ों के कैंसर तक का मरीज जो है वो ठीक हो सकता है। मैं ढूंढ रहा हूं उस बंदे को जिसने ये कहा कि दमा दम के साथ है और दम जब तक है आपका दमा साथ रहेगा। पहले तो मुझे दमा क्लियर करे कि दमा जो है क्या वो फेफड़ों के इन्फेक्शन की वजह से होता है, ये अभी जो सांस की नाली की प्रॉब्लम है, ये किसी और वजह से? बड़ा आसान सा इलाज ऐसे करके बताऊंगा और ठीक हो जाएंगे। बताएं क्या इलाज है? ये तो खांसी थी जिसको हम कहते हैं बलगम वाली, रेशे वाली खांसी, और उससे हमने अपने आप को गलत दवाइयों से बिगाड़ कर दमे तक गए। समटाइम्स आपको किसी चीज की एलर्जी होती है, कोई एलर्जी आपकी इतनी बढ़ जाती है, आपको एलर्जी कोई नहीं होती, है। सुन लीजिए, सॉरी मैं बात आपकी यहाँ मैं इसमें कंडेम करूंगा इस बात। डॉक्टर को जब समझ नहीं आती किसी बीमारी की, वो डायग्नोज नहीं कर पाता, वो उसको ठीक नहीं कर पाता, तो वो पता क्या कहते हैं, आपको एलर्जी है। तो अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चों की शर्मबाद जो डेथ रेट हो रहा है वो निमोनिया इस वक्त टॉप पे है पूरी दुनिया में। लोगों को अंधाधुंध टीबी की दवाइयां खिलाई जा रही हैं। अच्छा। जो 9 महीने दवाइयां खाई जाती है वो भी गलत है। उससे पहले लोगों के गुर्दे फेल हो गए, उससे पहले लोगों का जिगर खराब बहाल करने के लिए भी मेडिसिन दी जाती है। मैं इसका जवाब कुरान से दूंगा, मैं कुरान से दूंगा। अल्लाह ने 4 चीजों की कसम उठाई है, इन आस्ते कसम चुकी है मनु लगता रब ने ना। जो वलायती अंडा वलायती मुर्गी पे जाएगा, फिर वो वलायती डॉक्टर के पास भी जाएगा, वलायती दवाइयां भी खाएंगे। ये जब हम छींक मारते हैं, छींक, तो इसमें ऐसे अच्छे, जिसको आप जर्म्स टाइप कहते हैं, ऐसे निकलते हैं और दूसरे जो उस क्लाइमेट में जो लोग बैठे होते हैं उनके लिए कितने फायदेमंद होते हैं हमें पता नहीं। सफेदे के पत्ते थे, ये विक्स का रोल अदा करते हैं। जो विक्स हम बाजार से बनी बनाई लेते हैं उससे ज्यादा अच्छा नेचुरल वे पे रहे। सांप काट जाए किसी को तो उसको इसी पौधे को तोड़ तोड़ के उसको खिलाना शुरू कर दें, इसको, इसके पत्ते शत्ते खाए, जब तक उसको इसकी कड़वाहट ना आए मुंह में, जुबान में, उस वक्त तक उसको उसके पत्ते खिलाते रहो, खिलाते रहो, खिलाते रहो। एक वक्त आएगा जब उसको कड़वाहट आए मुंह में, उस वक्त रोक दो। सांप का जहर जितना मर्जी जहरीला हो उस पर असर नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तानिया मलिक, आपकी होस्ट, और आज एक बार फिर हमारे साथ नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महलवी साहब मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे फेफड़ों के बारे में और दमा की बीमारी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि हम सांस जो है लेने में हमारे फेफड़े उनका बहुत ही अहम किरदार है, तो हमें बताएं कि सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि फेफड़े जो हैं वो हमारे जिस्म में क्या किरदार अदा करते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम देखेंगे ना, जब बच्चा माँ के पेट में, मादरे बतन में होता है, तो उसके डिलीवर होने तक तो फेफड़े जो है ना वहां पे काम नहीं करते। अच्छा। बिल्कुल स्टिल स्मूथ पड़े रहते। ठीक है। कुदरत है ना अल्लाह ताला की, कैसी कमाल है। बेशक। और जैसे जब हम डिलीवर होते हैं, दुनिया में आते हैं, तो पहले हमारे फेफड़ों में हवा बाहर से जाती है और ये फूलते हैं। अच्छा। और उसके बाद फिर ये अपनी वर्किंग शुरू कर देते हैं। ग्रेट। अच्छा, 3 तरह के इसके अंदर जो है ना वो गैसेस होती हैं हवा में, जो हम इनहेल करते हैं। उसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन। ठीक है। ये हम इनहेल भी कर रहे हैं और उसके बाद इसको हम बाहर एक्सहेल भी कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब इनका काम है हमारे उन गैसेस को कंट्रोल करना, ऑक्सीजन का लेके जाना। ठीक है। 20% ऑक्सीजन हम एक सांस में इनहेल कर रहे होते। ओके। और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो उस वक्त
16% हम जो है ना वो ऑक्सीजन जो है वो हम वापस बाहर निकाल रहे होते हैं, और जस्ट हम 4% एक सांस के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ओके। अच्छा, जो 16% हम बाहर निकाल रहे होते हैं, लोगों को ये पता ही नहीं है कि हम किसी की जान बचाने के लिए अगर किसी के ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा हो, या कोई गिर गया, कोई बेहोश हो गया, कोई ऐसे मसला बन रहा है, कोई एक्सीडेंट है, कोई हाउस एक्सीडेंट है, घरों में अबाउट 70% एक्सीडेंट जो होता है ना वो हाउस एक्सीडेंट होता है, रोड का नहीं है। अच्छा, वो कैसे? बेशुमार एक्सीडेंट है जो घर में होते हैं। एक्सीडेंट का मतलब सिर्फ वो रोड भी नहीं है कि दो लोग टकरा गए तो वो एक्सीडेंट हो। सो बहरहाल उसमें ये होता है कि अगर किसी को इस तरह से प्रॉब्लम हो रही हो तो आप उसके मुंह पे मुंह रख के ना उसको माउथ टू माउथ वेंटिलेशन करते हैं, वो उसको दी जाए। तो अब मैं अगर अपने फेफड़ों में हवा भरता हूँ और उसके बाद मैं उसके मुंह पे मुंह रख के जब मैं उसको सांस देता हूँ तो ये माउथ टू माउथ वेंटिलेशन कहलाता है। और इसमें यह है कि जब मैं उसको सांस दे रहा हूँ तो मैं अपनी 16% ऑक्सीजन जो मैं बाहर वैसे भी हर वक्त खारिज कर ही रहा हूँ, तो वो मैं जब उसको प्रोवाइड करूंगा तो इसका मतलब है कि मैं 16% ऑक्सीजन मैं उसको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस वक्त उसकी जान बचाने का बायस बने। इसका कोई और भी तरीका है? इसी तरह से ये मतलब नॉर्मली घरों में इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो अगर आप उसको उसके मुंह के ऊपर मुंह रख के ना आप उसका मुंह खोल लें ऐसे, अगर वो बेहोश या इस तरह हो रहा हो, ऐसे मुंह ओपन करें या इस तरह चिन को ऐसे यूं करें, उठाएं इसको गर्दन को, वैसे भी ये सांस की नाली थोड़ी सी खुलेगी, क्योंकि हमेशा जो गिरा होता है ये इस तरह होता है, वो ऐसे होता है, इधर ये ऐसे होता है। तो आप उसकी ये कर दें तो एयरवे जो पैसेज ऑफ एयरवे है उसका ट्रैक ठीक कर दें तो वो वैसे भी आवाज आए। बच्चे एक सांस में चला जाते हैं सडन, तो उसका बेहतरीन तरीका ये होता है ना कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो रही हो तो आप उसका मुंह खोलें ऐसे करके फौरन ऐसे, और उसके ऊपर अपना मुंह रख के उसको आप अपनी सांस हवा दें, उसको जोर से फूंक मारें। वो करते हैं बाहर निकालते हैं जैसे सांस, उस तरह फूंक मारें आप उसको, उसके अंदर हवा भर दें, उसके अंदर हवा भरें। अच्छा, इसके बाद अगर फर्ज करें कोई और कोई ऐसा है तो आप उसके मुंह के ऊपर कोई कपड़ा कोई चीज रख के तो उसके ऊपर मुंह रख के आप उसमें से हवा दें। एक तो ये हो गया। दूसरा आ गया कि हमारे यहाँ जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी हमारे जिस्म में जा रही आ रही होती है, इसी तरह नाइट्रोजन है वो भी आ रही और जा रही होती है। हमारे फेफड़े जो हैं ये बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। बिल्कुल। ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करना, जरा सा ऑक्सीजन लेवल प्लस माइनस हो जाए तो आप देख लें लोगों के क्या हालात बनने पड़ते। ठीक है। अब आगे बात की ये फेफड़ों की बीमारियां होती क्यों? डेफिनेटली क्यों? सांस का प्रॉब्लम आई जस्ट वांट टू नो कि जो फेफड़े हैं उनकी वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, सांस का टमी का प्रॉब्लम फेफड़ों की वजह से हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। उसके पीछे रीजन रूट कॉज क्या है? वो ये है कि जब हम कोई भी खुराक खाते हैं कि इंसान कोई चीज खाता है जी। तो उस खुराक के अंदर जो है वो 2-3 चीजें उसके अंदर होती हैं। एक बाइल सुफरा होता है जो कि जिगर की और तमाम बॉडी की ग्लैंड्स की खुराक है। ठीक है। उसके बाद उसके अंदर बलगम या स्पूटम होती है जो हमारे दिमाग की और तमाम बॉडी के असाब की खुराक है। राइट। और तीसरा उसके अंदर जो है ना वो चिकनाई होती है जो हमारे दिल की और तमाम हमारे मस्कुलर सिस्टम की खुराक है, डाइट है। ठीक है। जब हम खुराक खाते हैं कोई भी जो हम खा रहे होते हैं उसके अंदर ये तीनों चीजें होती हैं। ठीक है। अब डिपेंड करता है कि हम कौन सी चीजें ज्यादा खा रहे हैं, कौन सी चीजें कम खा रहे हैं। जो चीज ज्यादा खा रहे होंगे वो चीज ज्यादा बनती जाएगी बॉडी के अंदर, जो चीज कम खा रहे होंगे वो कम होती जाएगी, उसकी कमी होगी, और कोई चीज जो है वो मिड में मीडियोकर सी रहेगी। ठीक है। अब यह कि जब आप ठंडी चीजें या ऐसी चीजें जिनकी तासीर ठंडी होती है या ऐसी चीजें जिनकी जो कि मादी होती हैं, बलगम या रेशा पैदा करती हैं, ठीक है, वो चीजें जब हम ज्यादा खाते हैं, जैसे चावल इस वक्त बहुत खाया जाता है, आलू है, चावल है, गोभी है, मटर है, माश की दाल है, उसके बाद चिकन है, उसके बाद ये बुलायती अंडा है। ये तो कॉज बनते हैं ना टीबी का भी, जैसे कि आपने बताया था। अच्छा, अब ये चीजें या हम उसके अलावा जो ठंडी चीजें हैं या फ्रिज से निकाल कर कोई भी चीज जब हम ठंडी खाते हैं तो हमारे जिस्म में बलगमी रतूबात उनका इजाफा होता है। फेफड़ों पे ज्यादा इफेक्ट क्या करता है, ठंडी चीजें या गर्म चीजें? ठंडी चीजें और बादी चीजें। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि जब गर्म चीज का कोई लिंक गर्म का नहीं होता, गर्माइश तो उसके लिए फायदेमंद। फायदेमंद। अच्छा, अब ये होगा
कि जब वो खुराक हमने खाई तो हमारी बलगमी रतूबात ज्यादा बनी। तो मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक पानी है, गिलास है, ये यूं समझ लें कि ये हमारे दिमाग में यहाँ पे एक डैम है ब्रेन में, ठीक है। और हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर पानी होता है, वो जो स्पुटम बलगमी रतूबात जो होती है उसकी सिक्रेशन सारी यहाँ पे जारी होती है, ठीक है। और वो इस तरह हमारा इसमें जो है ना वो स्विम कर रहा होता है, तैर रहा होता है हमारा दिमाग उसमें। अब उसमें ये है कि जब हम बलगमी रतूबात ज्यादा बनती जाएंगी तो सारी यहाँ जानी है, जिगर ने मेटाबोलाइज किया, खून में डाल दिया, खून जब यहाँ गया तो इसने जो चीजें इसकी है इसको दे दी, इस तक पहुंचा दी। जब ये ज्यादा होता जाएगा, डैम भरता जाएगा, तो जैसे हमारे यहाँ डिफरेंट डैम है पानी वाले, वो डैम है, मंगला डैम है, तरबेला डैम है, और मुख्तलिफ इस तरह के खानपुर डैम है। इनमें जब पानी ज्यादा भर जाए तो डैम ओवरफ्लो करना जाए या फट ना जाए, तो उसके लिए वहां पे स्पेल वे होते हैं जो रखे गए हैं, जो कि वो खोलते हैं स्पेल वे और पानी को वहां से ड्रेन आउट करते हैं ताकि डैम फटने से बच जाए और बहुत बड़ी कोई तबाही आफत ना आए और एकदम सैलाबी सूरत हाल ना आए, और करीब करीब जो आबादी है या शहर है जहां भी है वो उसकी नुकसान ना हो। इसी तरह अल्लाह ताला ने ये जो दिमाग है उसके अंदर जो पानी जिसमें वो तैर रहा है, जब उसमें हम बलगमी चीजें ज्यादा खाएंगे जिससे बलगम रेशा ज्यादा बनता है तो हमारी ये रतूबात ऊपर आती जाएंगी और एक वक्त आएगा हमारा ये डैम भी जो है वो भर जाएगा। जब ये डैम भरेगा तो फिर उसके लिए अल्लाह ने भी हमारे जो है ना वो स्पेल वे बनाए हैं दिमाग के इर्द गिर्द, सर में, मुख्तलिफ जगहों। ये इसको हम कहते हैं साइनस। जैसे ये हमारी आंख के बिल्कुल करीब इस वाले एरिया में यहाँ पे एक बिल्कुल छोटा सा दाना दोनों तरफ हल्का सा नजर आ रहा हो, बिल्कुल तो उसको कहते हैं टीयर साइनस। यहाँ हमारे दोनों तरफ मैग्जिला साइनस, उसके बाद हमारे दिमाग में और बहुत सारी जगहों में मुख्तलिफ किस्म के साइनसेस हैं। ये साइनसेस जो है ना ये खुलते हैं, ये छत के परनाले का किरदार अदा करते हैं। जैसे छत पे बारिश होती है तो हमने कहीं ना कहीं उसके बारिश के पानी का ड्रेन आउट तो रखा है ना, पाइप लगा है, परनाला लगा है। परनाला में इसलिए कह रहा हूँ देहातों में आज भी परनाला यूज होता है, राइट। जो बारिश का पानी है वो उस परनाले से गिरता है, जो अगर पाइप लगा हो तो उस पाइप में से नीचे आता है गली में, नाली में या गटर में, जहां भी सीवरेज का जो भी इंतजाम है वहां चला जाता है। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने हमारे यहाँ पे ये परनाला लगाया है, ये नाक जो है ये परनाला है। जब ये डैम भरेगा तो ये शुरू हो जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, रनिंग नोज। यानी ये सिर्फ जुकाम की सूरत में होता है या नॉर्मली? जुकाम की शक्ल में जब आएगा, जिसको हम जुकाम कहते हैं। हाँ, ये पानी बहना शुरू हो जाता है, जब वो ओवरफ्लो हुआ तो पानी यहाँ से आना है, राइट। वो पानी जब यहाँ से आएगा तो हम कहते हैं जुकाम हो गया। अच्छा, वो जब आंखों में टीयर साइनसेस खुले और वहां से वो पानी आना शुरू हुआ तो हम कहते हैं कि अब फ्लू भी हो गया। उसके बाद वो गले में गिरना शुरू हुआ तो हम कहते हैं केरा भी हो गया। अब सवाल ये है कि ये तो डैम भर गया था और उसको ड्रेन आउट तो होना था, बिल्कुल, और ये फितरी अमल है। इसको किसने कहा कि इसका नाम जो है वो रख दो कि ये नजला है, ये जुकाम है, ये फ्लू है और ये बहुत बड़ी बीमारी है? ये तो आपके लिए फायदेमंद है। मतलब अगर आप कहना चाह रहे हैं कि जो फ्लू है या जुकाम हमें होता है वो फायदेमंद होता है? फायदेमंद होता है, बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं। अब मैं उसको जरूरी होता है जी, इसका नुकसान क्या होगा अगर हम इसका इलाज करते हैं? जब हम छोटे थे तो हमारे बड़े उस वक्त हमें कहते थे कि 5 दिन, यानी 5 दिन पुत्र दवाई कोई नहीं खानी। अभी तो नॉर्मली 7 डेज और 14 डेज और 21 डेज ठीक है। अब कहते हैं कि 5 दिन उस वक्त आ जाता, 5 दिन कोई दवाई नहीं खानी। अब इस वक्त लोग क्या करते हैं कि जरा सी 2 छींकें आई तो हम क्या करते हैं, हम उसके लिए फौरी तौर पर कोई एंटी एलर्जी, ये जी एलर्जी हो गई। उसके बाद फ्लू हुआ तो अच्छा नहीं लग रहा, जुकाम हो गया और साथ में नाक से, इसके साथ आपको छींकें आ रही है। अब तो उसका वो क्या ठीक रहती हैं छींकें? क्योंकि अभी नॉर्मली भी आपको अब वो ये जो आ गया तो इसको हम ये समझ रहे होते हैं कि ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, एक डिजीज है, कि ये तो एक बीमारी शुरू होगी। छींक का आना जो है इस पे हम क्यों कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दूसरे के लिए यरहमकुल्लाह। अच्छा, अब ये पोजीशन ये है कि छींक आएगी तो आपके साइनसेस और उनकी बारीक से बारीक नालियों में कहीं भी कोई चीज रुक रही है या प्रॉब्लम कर रही है या ब्लॉक करेगी किसी चीज को, तो इसलिए इतनी जबरदस्त किस्म की छींक आती है और वो उसको खोलता है। ओके,
ठीक हो वो गया। तो डेफिनेटली जब छींक आती है तो नाक भी खुलता है, नाक भी खुलता है। फ्लू अब सूरत ये है कि जब ये मसला यहां तक पहुंचा, हम चाह रहे हैं कि ये हमें फ्लू अजीब सा लग रहा है, अब रनिंग नोज है, नाक बह रही है, अजीब लगेगी, आंखों से पानी आ रहा है, यार ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, घर में है, क्या करेंगे, जो देखेगा वो यार क्या कर रहे हो तुम। तो इसके लिए मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए कभी भी किसी भी सूरत में अंग्रेजी दवाई फरंगी तिब के करीब नहीं जाना। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? मैं बताता हूँ ना, आगे सुनिए, फिर होता क्या है ना, जो आपका टॉपिक है वो उसी पे हम लेके जा रहा हूँ। जी जी। अब होता ही है कि जैसे ही हम इसके लिए कोई एंटी एलर्जी लेते हैं, यानी एंटी एलर्जी कोई दवाई लेनी, इसके लिए हमने कोई एंटीबायोटिक्स ले ली, जैसे बाज लोग खुद भी ले लेते हैं, डॉक्टर भी दे देता है, एंटी एलर्जी होगी, एंटीबायोटिक्स होगी, या उसके साथ आपको जो फ्लू के लिए मुख्तलिफ किस्म की दवाइयां वो ले लेते हैं लोग। जैसे ही आप ये दवाई खाएंगे तो उसने सबसे पहले जाके आपके साइनसेस को ब्लॉक कर देना। ओके। उस दवाई ने, ठीक है, हम वो पानी की फ्लो को रोक देता है। यस, हम चाह रहे थे कि हमारा नाक बह रहा है तो ये बंद हो जाए, भाई परनाले, वो तो जरूरी था। अगर परनाले को ढक्का लगाओगे तो फिर क्या होगा, छत पे पानी इकट्ठा हो जाएगा, फिर स्लाब और स्लाबी पोजीशन बनेगी ना, वहां पे नीचे से छत टपकेगी। और अगर आपका पाइप ऊपर से छत से पाइप नीचे आ रहा है और पाइप में ढक्का लगा के उसको बंद कर दो आगे से, तो पाइप में पानी खड़ा होगा, भर जाएगा और वो आपकी दीवारों पे सैलाब करेगा। बिल्कुल, यानी कि आपके सिर्फ एक ही चीज खराब नहीं होगी, हाँ, बड़ा कुछ होगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने उस फ्लू को, उस जुकाम को, उन छींकों को, एलर्जी और उन सारे मसाइल को, जिसका हमने मुख्तलिफ नाम दिए, जिन दवाइयां बेचने वालों ने मुख्तलिफ नाम दिलवा दिए, उससे क्या हुआ कि हमारा जो मसला था वो रुक गया, साइनसेस ब्लॉक हो गए पीछे। अब टीयर साइनस ब्लॉक होगा तो यहाँ से निकल के वो वेन किधर से होगी आपके दिमाग तक जा रही है, और वहां से वो पानी आ रहा है उसमें से, और वो बह रहा है ताकि वो डैम जो है आपका वो भर गया पानी, उसको कम करना है। अच्छा, इसका ये भी तरीकेकार होता है कि जैसे हमने मेडिसिन खाई है जी, पानी को खुश्क, जैसे कि हम कहते हैं फलानी मेडिसिन ली और उससे जो है वो आपका रेशा जो है, आपका जो बलगम है वो अंदर अंदर सड़ जाता है, सड़ नहीं जाता, बच्चों को मोशन आ जाते हैं, वॉमिटिंग हो जाती है, सड़ नहीं जाता, बल्कि ये होता है पानी खुश्क नहीं होता है, नहीं होता, इस तरह नहीं होता जिस तरह वो एलोपैथिक दवाइयों में करने की कोशिश की जा रही। बेसिकली ये होता है कि जब वो किया और आपके साइनसेस ब्लॉक हो गए और पीछे से जो पानी साइनसेस के तक आ गया हुआ था यहाँ तक, वो वहां ब्लॉक हो गया, और उसके बाद वो पानी सारा उन वेन में, उन नालियों में जहां जहां तक आया हुआ था सारा रुक गया। वहां पे जैसे ही रुका जम गया। अच्छा, अब जब जमेगा तो फिर सर भारी होगा, फिर सर में दर्द आएगी, ठीक है, फिर एक अजीब और तरह की एक कैफियत शुरू हो जाएगी। फिर सोचते हैं डॉक्टर साहब वो तो नॉर्मली भी फ्लू हो तो सर बहुत भारी नहीं होता है, लेकिन उसको बहने देना, उसको रोकेंगे तो मसाइल और बढ़ेंगे। ठीक है। अब आगे क्या हुआ कि आपने उसको रोक लिया, सर में दर्द आएगा, बुखार आएगा। अब बुखार क्यों आया? बुखार तो भाई से रहमत है, बुखार बीमारी नहीं है। क्यों आया कि हमारा बॉडी का एंटीबायोटिक अमल हमारे अंदर भी अल्लाह ने एक रखा है, वो एंटीबायोटिक अमल हमारे खिलाफ, हमारी बॉडी के अपने खिलाफ उठ के खड़ा होता है और वो टेम्परेचर को रेस करता है। और उस टेम्परेचर से जब हरारत आएगी तो हरारत की वजह से इन नालियों में वो जो रुक रहा था, वो जो जमना शुरू हो गया था, क्योंकि आगे से तो हमने ब्लॉक कर दिया, तो वो रुका और जमना शुरू हुआ, तो उसने उसको खोलना है, उसको जो है वो मेल्ट करना है ताकि वो जमने ना दे। अच्छा। नहीं तो नालियां ब्लॉक हो जाएंगी। अब बुखार आया तो हमने फिर बुखार की दवाई खा के भी उसको भी दबा दिया। ठीक है। फिर पता क्या होगा, ये सारे साइंसेस तो रुक गए, आपकी आंखों से पानी रुक गया, नाक से पानी बहना रुक गया, फिर कहां जाएगा? दो जगह हैं, कान की तरफ आएगा फौरी ना से, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कान बहना शुरू होंगे, कानों के मसाइल पैदा होंगे, कान का पर्दा गले सड़ेगा और यहाँ से रेशा आना शुरू हो जाएगा कान से भी, लेकिन वो बड़े लंबे टाइम के बाद आते हैं। लेकिन उससे पहले फौरी तौर पे ये होता है कि ये सारे साइंसेस हमने ब्लॉक कर दिए। ये जो पायलट है ना तालू, उसके वहां से जब गिरेगा वो अंदर से आना शुरू हो गया और यहाँ से गिरेगा आपके गले में। अब दो काम होंगे यहाँ पे, एक तो वो आपकी सांस की नाली में गया अगर ट्रैंकिया में, तो वो गया आपके लंग्स के अंदर, जब फेफड़ों में गया तो अब इधर से तो आपने बह रहा था रोक दिया, यहाँ बहता हुआ आपको बुरा लग रहा था, यहाँ बहता हुआ आपको परेशानी हो रही थी, ओ भाई निकलने दो उसको,
निकल रहा है, ज्यादती है, जाने दो उसको, बीमारियों का मजमुआ बनोगे। अब गौर से सुनने वाली बात होगी, जो लोग भी इस वक्त हैरान होंगे कि हमने बाहर जा रहा था, हमने उसको रोका और अंदर गिराना शुरू कर दिया, हलक में, सांस की नाली में गया, फेफड़ों में पहुंचा, ट्रैकिया में से थ्रू वहां गया, और उसके बाद वो हमारे फेफड़ों में चेस्ट इन्फेक्शन का बायस बना। फिर वहां पे जब वो ब्रोंक्यूल्स होती हैं, बहुत बारीक नालियां उसके अंदर होती हैं, जिसमें से हवा और ऑक्सीजन और मुख्तलिफ चीजें गुजरनी और सारी पास होनी थी, वहां पे जाके ये बलगमी रतूबात जो है वहां पे जाके इन्होंने भी अपनी जगह बना ली, इन्होंने उन जगहों को वेट कर दिया। फिर हमने एंटीबायोटिक और वो जो चीजें नहीं, उसने वहां भी उसको जमा दिया, रोक दिया। फिर क्या होगा, फिर आपको खांस के आप उसको निकालने की कोशिश करेंगे, फिर आप उसको भाप लेकर निकालने की कोशिश करेंगे, फिर आप उसके लिए ऐसी मेडिसिन लेंगे जो एंटी एक्सपेक्टोरेंट हो, यानी वो उसको बाहर निकालें। ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट किस्म की मेडिसिन लेंगे ना, जो उसको निकालें। तो जब वो पहले निकल रहा था, तो यार निकल जाने दो उसको, 1-2 दिन सब्र कर लो, आप टिश्यू रखो अपने पास, साफ करो, और ठीक है करते रहो उसको, ये ज्यादा अच्छा था। अब क्या होगा कि इधर जो दवाइयां हम खा रहे हैं वो बिगाड़ती रही, बीच में बुखार आया, वो बेहतरी की अलामत था या हमारे लिए फायदेमंद था, हमने उसको भी, बुखार को भी दबा दिया, तो फिर सारी ब्लॉकिंग और सारा कुछ हो गया। फिर वो फिर चेस्ट इन्फेक्शन इस कदर बड़ी, डॉक्टरों ने एंटीबायोटिक, स्टीरॉइड और उस तरफ चले गए। फिर वहां से जब मसला, जो फेफड़ों में रेशा जम जाता है, वो वहीं जम गया ना, आप उसको एंटीबायोटिक दे रहे हैं, आप उसको जमा रहे हैं, और उसके बाद वो जमा हुआ रेशा आपको खांस के खांसी ऐसी कि फिर लोग आके ना, मुझे एक दिन एक पेशेंट का फोन आया, मुझे कहता जी डॉक्टर साहब मैनू ना कुत्ता खंघ लग गई। मैं कहा वो क्या होती है? कहता जिसमें बस खांसते ही रहो खांसते जाओ। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैं कहा इसको नजला जब लगा था दबाया क्यों था? फिर उसको जो मैंने ट्रैक समझाया, कहता वो ये तो गलती होगी, तो डॉक्टर ने कहा था दवाई खा लो फटाफट, ये गलती। अब ये हुआ कि वो काम खांसी चेस्ट इन्फेक्शन से पता कहाँ गया जी, वो आपके नमूनिया तक चला गया, कन्वर्ट हो गया नमूनिया में। नमूनिया जब बिगड़ा तो इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चों की शर्मबाद जो डेथ रेट हो रहा है वो नमूनिया इस वक्त टॉप पे है पूरी दुनिया में। अच्छा। जिसमें माएँ जो है वो बच्चों को जरा सा नजला जुकाम, जरा सा बुखार हो जाए तो इधर कालपोल या पैनाडोल और उधर साथ ही ब्रूफन का सिरप दोनों मिला के वो कहती है डॉक्टर ने लिखा दे रहे हैं। अच्छा, मीन्स आप कह रहे हैं कि निमोनिया की वजह से बच्चों की उसकी वजह क्या हुई कि जब आपने ये वाले 2 सिरप इकट्ठे दिए तो इन्होंने उनको दमे तक पहुंचाना है इन 2 दवाइयों ने। अच्छा। अब डॉक्टर साहब नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे ना फ्लू हुआ ना मेरा गला खराब हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ना मैंने मेडिसिन ली, आई वाज ओके। सडन हम एक इवेंट पे गए और क्या मुझे पेन स्टार्ट हो गया और इतना स्वेयर पेन था कि मैं जब सांस लेती थी ना मुझे पेन होता था। मैंने इतने डॉक्टर से पूछा कि ये रीजन क्या है, इसकी पेन की वजह क्या है, तो तब उन्होंने मुझे कहा कि निमोनिया है या ठंड लगी हुई है। फिर एक्सरे कराया, एक्सरे में भी प्रॉब्लम आई। तो वो अगर आपको, जैसे अभी आपने बताया कि आपको जो फ्लू की दवाई आप मेडिसिन से उसको रोकते हैं तो वो आपके जो है फेफड़ों में जाती है और इसका कॉज बनती है, तो बगैर फ्लू के ये कैसे फेफड़ों में इफेक्ट कर सकता है? क्योंकि मुझे आई रिमेम्बर कि मुझे लास्ट जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था उससे पहले मुझे कोई 3-4 मंथ्स कोई भी फ्लू नहीं हुआ ना। मौसम की वजह से देखिए फ्लू होना जरूरी नहीं है। अगर जब वो वहां पे वाटर लेवल ज्यादा हो जाएगा ना, वो बलगमी रतूबात वाला, तो वो डायरेक्ट हलक में से भी आना शुरू हो जाएगा। और थोड़ा क्या रीजन होती है कि मतलब जब नाक के थ्रू नहीं बहता? क्योंकि मैं मेडिसिन नहीं लेती, मैं पैनाडोल भी नहीं। जरूरी नहीं कि वो कहाँ से आएगा, उसने हमें पूछ के नहीं आना। वो तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है, उसके पास, लेकिन उसकी भी तो कोई रीजन होती होगी ना। डिफरेंट पैसेज ऑफ वे है ना, वो कहीं से भी आ जाए, जहां से भी आए, लेकिन आ गया। यानी कि सिर्फ अगर आप ठंडी चीजें बहुत खा रहे हैं, हाँ तो नहीं खानी चाहिए ना, नहीं खानी चाहिए, लेकिन हम तो ठंडी चीजें बड़े मजे से खाते हैं। अब सूरत हाल ये हुई कि वहां पे वो चेस्ट इन्फेक्शन नमूनिया में बदली। फिर नमूनिया के साथ साथ विजलिंग, सीटियों की आवाजें आना शुरू हो गई। ठीक है। अब उसके बाद मसला जो था वो मजीद बिगड़ा और आप डॉक्टर और एंटीबायोटिक और इन चीजों के साथ फिर हाइपोटेंसी एंटीबायोटिक, सीधा ही 3rd जनरेशन, ठीक है, उस पे हाइपोटेंशन एंटीबायोटिक पे चले गए। उससे क्या हुआ कि आपके जो मसले थे वो मजीद और बिगड़े। फिर वो आपको उन ब्रोंक्यूल्स के अंदर जब सांस की बारीक सी नालियां, गुच्छा नुमा छोटे छोटे बॉल टाइप होते हैं,
और उनके ऊपर ऐसे जैसे धागे और इस तरह से लिपटी हुई चीजें होती हैं, इस तरह की। इसको गूगल में जाके कभी देखें ना, ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकाइटिस लिखें तो आपको सामने उस तरह की इमेजेस पिक्स आएंगी। ठीक है। अब ये हुआ कि वो वहां पे जाके रुक गया, फिर हमें सांस लेना मुश्किल, उसमें से हवा नहीं निकल रही, हवा गुजर नहीं रही। हवा गुजरेगी तो बहुत थोड़ी गुजर रही है, हमें तंगियत प्रेशर के साथ जी, हमें तंगियत तनफ्फुस जिसको हम कहते हैं सांस लफ्जों में, वो होना शुरू हो गया। सांस लेना बहाल हो गया, मुश्किल हो गया, मुहाल हो गया। और फिर हमने क्या किया, फिर हम उसके लिए डॉक्टर के पास अगेन गए और उसने हमें कहा जी इसके लिए नेबुलाइज करवा लें, किसी ने कहा जी इसके लिए आपको स्टीरॉयड इंजेक्शन लगवाएं, किसी ने एंटीबायोटिक और हाइपरटेंसी बढ़ा के इधर ड्रिपों में और यहाँ लगानी शुरू कर दी, आईवी स्टेट देना शुरू कर दिया। बिल्कुल। उससे काम और बिगड़ा और उसके बाद हम फिर दमे तक जा पहुंचे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले मुझे ये बताएं कि दमा जो है वो क्या है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। पहले तो मुझे दमा क्लियर करें कि दमा जो है क्या वो फेफड़ों के इन्फेक्शन की वजह से होता है, ये अभी जो सांस की नाली की प्रॉब्लम है, ये किसी और वजह से? देखें, अभी जो इतना ट्रैक हमने डिस्कस किया तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि हम दमे तक कैसे गए, कौन लेकर गया और किसने पहुंचाया, होता ये है कौन है ये लोग जो किधर से आ जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि अभी जैसे डॉक्टर्स जो हैं वो आपको समटाइम्स आपको किसी चीज की एलर्जी होती है, कोई एलर्जी आपकी इतनी बढ़ जाती है, एलर्जी कोई नहीं होती, सुन लीजिए, सॉरी मैं बात आपकी यहाँ मैं इसमें कंडेम करूंगा इस बात को। कोई कभी किसी धुएं से कोई एलर्जी नहीं है। डॉक्टर को जब समझ नहीं आती किसी बीमारी की, वो डायग्नोज नहीं कर पाता, वो उसको ठीक नहीं कर पाता, तो वो पता क्या कहता है, आपको एलर्जी है, एलर्जी, और वो कहता है जी इतनी किसी डॉक्टर ने अगर आपको नहीं बताया, ये तो एक डॉक्टर ही आप बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मैं अगर नॉर्मल एक एज अ पेशेंट अगर मैं इसकी बात करूं तो जैसे कि अभी नॉर्मली ऐसा है कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये क्या एलर्जी की आवाजें आ रही है? ये एलर्जी, ये एलर्जी नहीं है, ये तो वो मसला जो मैंने अभी डिस्कस दवा का जो देखिए वो तो फेफड़ों का आपने पूरा एक वो ट्रैक बता दिया कि क्या होता है कैसे होता है। जैसे अब दमा है, दमा की जहां तक रीजंस दो अभी तक मुझे पता है, आपको तो जाहिर सी बात है बेहतर पता होंगे, जो मुझे पता है या तो ये वो आपको समटाइम्स कोई खुशबू की वजह से होता है, घर में बर्ड्स रखने की वजह से, कुछ इस तरह से डॉक्टर्स कहते हैं, ये सब चीजें होती हैं। किसने कहा इससे दमा होता है? सर आप वही तो पूछ रहे हैं ना कि हमें अभी तक ये पता है, आपने हमें बेहतर तरीके से बताना है कि दमा शुरू कैसे होता है और इसकी जो है वो क्या क्या निशानी है, कैसे पता चलता है? इतनी दूर चल के हम आगे और अभी तक आपको दमा समझ नहीं आया। सिर्फ एक अभी तक तो सर वही तो बता रही हूँ। अब आगे चलते हैं ना, मुझे बात करने तो मैं आपको बताता हूँ। देखें यहाँ तक जब पहुंच गए, फिर हमने वही एंटीबायोटिक वही सब कुछ रखा, फिर उसके साथ डॉक्टर ने हमें जो है ना वो मरीजों को स्टीरॉयड पे लगाया। वो स्टीरॉयड से उसकी जो पैसेज ऑफ वे था वो थोड़ा सा कदरे बेहतर हुआ, स्ट्रांग हुआ, खुल गया वहां से, और वो नालियां थोड़ी सी इधर उधर, उन्होंने बलगम को रेशे को हटाया और बीच में से सांस लेना आसान हो गया और वो समझते लगी है ठीक है, और मरीज उसी पे लग गया। ठीक है। उसके बाद करते करते फिर एक वक्त आया, मसला बिगड़ते बिगड़ते और कराने को हुआ, तो फिर दमे की अगली स्टेजेस शुरू होगी जिसमें आपको नेबुलाइज करवाना पड़ रहा है। फिर एक वक्त आया कि आपको इनहेलर लेना पड़ना शुरू हो गया, फिर आप एक इनहेलर, फिर करते करते उसी काम में रहे ना, उसी गलत ट्रैक पे रहे, तो आगे चल के 2 इनहेलर, 3 4 इनहेलर जो है ना वो लोगों के हाथ में, और नेबुलाइज मशीनें, कारोबार बढ़ा, बिजनेस चमका, और वो जो था नेबुलाइज मशीनों का वो आ गया। आसान सा काम है कि पहले ही अगर ये ना होने देते, हम जो मैंने स्टार्ट लिया है वहां से अगर ना कर रहे होते तो यहां तक ये पहुंचते, हम कभी भी नहीं पहुंचते। और अब अगर मसले हैं तो आप ये एक पतीली में पानी लें, उसके अंदर 2 चम्मच जो है वो नमक डालें, सफेद वाला 2 चम्मच नमक डालें, और उसमें 15 से 20 पत्ते, आप ये सफेदे का दरख्त मुख्तलिफ जगहों पे मिल जाता है, उसके पत्ते लें 15 से 20 पत्ते, आप उनको बीच में तोड़कर, फ्रेश पत्ते हो तोड़कर उनको 2-2 टुकड़े कर लें, और वो 15-20 पत्तों को आप पानी में डाल दें और 2 चम्मच नमक डाल दें, और उसके ऊपर ढक्कन रख के, उसके पतीली के ऊपर उसको चूल्हे पर रख के कुछ 10-15 मिनट 8-10 मिनट आंच के मुताबिक उसको जरा अच्छी तरह गर्म कर लें। ठीक है। ढक्कन उठा के नहीं देखना। जब वो अच्छी तरह गर्म हो गया हो, आपको अंदाजा हो कि पानी अंदर उबल रहा है और इस तरह भाप स्टीम बन गई, उसको नीचे उतारें, मरीज को बिठाएं और उसके सामने वो बर्तन रख के उसके ऊपर एक जो है ना वो एसी कंबल या 2 रखेस मोटा चादर कोई, वो उसके ऊपर अच्छी तरह डाल के, तो उसको उसके ऊपर करके, तो उसे कहेंगे ढक्कन हल्का हल्का उठाए, और उसके साथ जो उसमें से धुआं भाप निकलती है उसमें लंबे लंबे सांस लें। आप नाक से वहां अंदर खींचे, मुंह से बाहर निकालें, फिर मुंह से वहां अंदर खींचे, नाक से बाहर निकालें। इस तरह जो है ना डिफरेंट सेशन वहां बैठ बैठ के आप उसके अंदर करते रहें, आपको पसीना आएगा, आपके सारे मसाम शाम खुल जाएंगे।
और अब मुझे ये बताइए, इसमें दो चीजें हैं, नमक है और सफेदे के पत्ते हैं, दोनों नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। तो सो दिस इज द नेचुरोपैथी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब होना क्या है कि जब आपने उसमें लंबे लंबे सांस लिए, आपका नाक खुलेगा, साइंसेस खुलेंगे, और जो आपके बलगमी ऋतुबात फेफड़ों में जाके ब्रोंक्यूल्स के अंदर तक जम चुकी हैं, वो उनके अंदर हरारत भी आएगी, हरारत आएगी, इस सेक होगा, धुआं, भाप, और फिर वो अंदर तक जाएगा। और उसमें ये जो सफेदे के पत्ते थे, ये विक्स का रोल अदा करते हैं। जो विक्स हम बाजार से बनी बनाई लेते हैं, उससे ज्यादा अच्छा नेचुरल वे पे रहे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि आपके वो खुलना शुरू हो जाएंगे ब्रोंक्यूल्स, नालियां, जो ब्रीक नालियां। उसके बाद जब आप यहाँ अच्छा खासा पसीना आ जाए, तो आप थोड़ा सा अपने आप को, अगर ऐसे बैठे, थोड़ा सा ऐसे झुके हुए हैं, थोड़ा सा और आगे को झुक जाएं, ताकि आपकी ये जो चेस्ट वाला एरिया है, ये उस पतीली के बर्तन के ऊपर आए, ताकि इसको भी सेक और हरारत मिले। तो इसके अंदर भी जो चीजें जहां जहां कंजेशन हुई हुई है, वो उनको ठीक करेगा, और हरारत से चीजें पिघलती हैं, जमती नहीं है। ठीक है, और वो निकलेंगी और आपको आसानी मिलेगी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपकी नजर में जो दमा है, वो क्या ये एक बीमारी है? हाँ, दमा बीमारी बना दिया गया, क्योंकि अगर हम नजला, जुकाम और फ्लू को न दबाते, तो यकीन करें ना निमोनिया बनता या दमा करता। दमा की यही एक रीजन है कि अगर गलत इलाज सिर्फ यानी कि फ्लू का और चेस्ट इन्फेक्शन का, क्योंकि अभी तक देखिए ऐसा हो सकता है कि यहाँ से बलगमी ऋतुबात जाए ही ना तो फेफड़ों में, तो फिर कहाँ से दवा बनेगा? नहीं। हाँ, एक चीज और है, ये तो बलगमी ऋतुबात वाला था। एक चीज और है कि अगर हमारी सेक्रीशंस, बलगमी ऋतुबात जो जितनी होनी चाहिए, ये तो लेवल बढ़ के आपने डिस्कस किया है। दूसरा, अगर लेवल कम हो गया बलगमी ऋतुबात वाला, अच्छा, तो फिर हमारे फेफड़ों के अंदर ड्राइनेस शुरू होगी। ओके, ठीक है। ये तो खांसी थी जिसको हम कहते हैं बलगम वाली, रेशे वाली खांसी, और उससे हमने अपने आप को गलत दवाइयों से। अब एक दूसरा चीज है, वो है हमारे यहाँ ड्राइनेस, खुश्की हो जाना, जिसको बलगम नहीं है, वो बलगम नहीं होता, यानी जिसको खुशक खांसी आती है। ठीक है, खुश्की की वजह से खांसी होती है, खुशक खांसी। अब वो खुशक खांसी में खांस रहे, फिर वो खुश्की बढ़ते बढ़ते उसके फेफड़ों तक चली गई, और फेफड़ों में खुश्की हो गई। उस खुश्की को तरी में बदल लो, बड़ा आसान सा इलाज ऐसे करके बताऊंगा और ठीक हो जाएंगे। बताएं क्या इलाज है? जिसको खुश्क खांसी आ रही हो, इस तरह 1 गिलास दूध लें, ठीक है, गर्म हो दूध, 1 गिलास लें, उसके अंदर आप 2 चम्मच देसी घी डालें, और उसको उसमें अच्छी तरह फेंट लें, और फिर उस गर्म दूध को चम्मच से साथ साथ हलाते जाए, और साथ साथ एक एक सिप लेके आप उसको पीते जाएं। अच्छा, जैसे ये देसी घी चिकनाई है, तरी है, जैसे ही आपके गले में और नाली में से वहां जाएगी, मैदे में पहुंचेगी, और वहां से आगे वो तरी दूर तक फैलेगी, तो आपकी खुशक खांसी का इलाज जो है वो घर बैठे इन तरीके से मुफ्त में आसानी के साथ हो जाएगी। लेकिन अगर आप खुशक खांसी के लिए डॉक्टर के दरवाजे पे चढ़ गए और उसने आपको एंटीबायोटिक पे लगा दिया, फिर साथ स्टीरॉइड पे भी लगाएगा, और फिर आप दमा के मरीज बना दिए जाओगे। एक नंबर 2, फेफड़ों में खुश्की जा पहुंची थी, तो यही तरी आपने पैदा करनी है। मुझे ये बताएं, चेहरे पे ड्राइनेस हो क्या करते हैं? ऑयली चीजें लगाते हैं ना, हाथों पे हो कोई मॉइस्चर या कोई मॉइस्चराइजिंग लोशन इस तरह के हैं, या हमारे हाथ पे कहीं कोई ड्राइनेस हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई ऑयल, कोई तेल शेल कोई भी लगाते हैं, तो जैसे ही वो ऑयली करते हैं तो खुश्की खत्म हो जाती है। यही खुश्की आपकी सांस की नाली में, खुराक की नाली में, आपके अंदर तक मैदे में और बहुत फेफड़ों में खुश्की हुई पड़ी, आप उसको तरी में बदल लो यार, तरी में बदलोगे आप ठीक हो जाओगे। वरना खुश्क खांसी, फिर उसका खुश्क दमा बनेगा, और आपके जो फेफड़े हैं उनके अंदर जो नालियां हैं, उनके अंदर ब्रोंक्यूल्स जो है, बारीक नालियां, उनके अंदर भी लुब्रिकेशन तो रहनी चाहिए ना वहां। अगर वो लुब्रिकेशन खत्म होगी तो फिर वहां तक खुश्की जा पहुंचेगी, और वो खुश्की फिर वो भी एक दमे का मसला बनेगा, क्योंकि सांस उसमें से निकलना, उनकी लचक देना उनको, और वहां से मूव कराने में उनकी जो मावनत है, वो कोऑर्डिनेशन सारी खराब हो जाएगी। तो उसका हाल ये होता है, ये एक दूसरा दमा आ गया, वो है। मुझे ये बताएं कि जैसे नॉर्मली क्या होता है, एक पेशेंट को दमा का अटैक होता है, हार्ट बीट, पैल्पिटेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, इसके अलावा जब वो सांस लेता है सांस नहीं आता, चेस्ट में पेन होता है, उस सूरत में
क्या ऐसे प्रिकॉशंस है जो कि नेचुरोपैथी कहती है कि हम अपने मरीज को दे सकते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब ऐसी कंडीशन आती है नॉर्मली हम हॉस्पिटल में भागते हैं, फिर अगेन वही इंजेक्शंस है, इनहेलर्स हैं, और फिर वो आपको जो है नोबलाइज करते हैं। इसके लिए जो आपने पहले बताया, जस्ट वही तरीका अपनाया जाए जो कि आपने बताया अभी, किस सफेदे के दरख्त के पत्ते और नमक। हाँ, उन चीजों को तो आसानी से करें ना, नेबुलाइज मशीन लेकिन जब ये अटैक होता है इस तरह का दमे का, तो उस सूरत में क्या करना चाहिए? देखिए, जब हम इस लेवल तक ही नहीं पहुंचेंगे ना, तो अटैक इतने बड़े कहां से आ जाएंगे? नॉर्मली सर होता है ना, देखिए वो नॉर्मली उन्हीं को होता है जो अंग्रेजी दवाइयों के दिलदादा है, और उन्हीं डॉक्टरों के पीछे हैं जिनको अपनी दवाई बनानी नहीं आती, जो गलत दवाइयां देते हैं। ये तो टीबी की गलत दवाइयां खिला रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो मीन्स आपका कहना ये है कि हम इसको सिर्फ, देखिए बात तो वही है कि हम रोके या ना रोके, वो एक अलग चीज है कि हम लोग नेचुरल चीजों की तरफ नहीं आते, हम डॉक्टर्स की तरफ ही जाते। लेकिन अब अगर किसी बंदे को ऐसी सिचुएशन बन गई है, लेट्स सपोज अभी किसी को नहीं पता, तो लेकिन वो किसी नेचुरोपैथिक डॉक्टर से रब्ता करे जो नेचुरलिस्ट है, माहिर फितरत है, और जो है वो कुदरती चीजों से जो इलाज करता है। वो डॉक्टर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन जो बच्चे बन रहे हैं, ये बन चुके हैं, उनकी तरफ रब्ता करे। दमा में तो जिनको एक इनहेलर लगा है, एक इनहेलर से स्टार्ट हुए हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरा आ गया, फिर बढ़ते हुए बीमारी तीसरा आ गया, फिर चौथा इनहेलर भी आ गया। अब 4-4 इनहेलर एक मरीज के पॉकेट में होते हैं, और साथ उसके पास नेबुलाइज मशीन उसके पास घर में होती है, और उसके बावजूद भी वो दमे का शिकार और मसले बिगड़ के क्रॉनिक कंडीशन पे पहुंच गए। और फिर पता क्या कहा जाता है? ये एक मिथ है, पता नहीं किसने की, मैं ढूंढ रहा हूं उस बंदे को जिसने ये कहा कि दमा दम के साथ है, और दम जब तक है आपका दमा साथ रहेगा, दम निकलेगा जो है वो खत्म किया वो कहते हैं कि दम निकलेगा तो दमा खत्म होगा, जब तक आप जिंदा है दमा रहेगा। लोग यही कहते हैं, गलत है, ये मिथ है, ये किसी ने कह दिया और माइंड सेट कर दिया कि नहीं इसी पे रहना है और आपको दवाइयां खानी है। एक आपको दवाइयां खाने पे फोकस कर रहा है। अब लोगों में दो तरह के लोग हैं इस वक्त, एक वो जो मानते हैं और एक वो जो नहीं मानते। ठीक है। यानी एक बिलीवर है और एक नॉन बिलीवर है। दो दुनिया में लोग हैं। जो बिलीवर होगा वो ठीक रह जाएगा, जो नॉन बिलीवर है अगर उधर ही रहा तो फिर उसके जो मसाइल बनने हैं वो उसको पता है। आखिरी स्टेज तक जा पहुंचे और दमा की जान नहीं छूट रही। दमा चंद महीनों में दमा खत्म हो सकता था, हो सकता है। पहली बात तो यह है कि दमे तक हम जा ही नहीं सकते, निमोनिया तक जा ही नहीं सकते। कि जब वो फ्लू नजला जुकाम हुआ, हम फिर रिमाइंडर वही पीछे से आते हैं जहां से हमने स्टार्ट लिया था। अगर हम इसको ना रोकते तो क्या हम इस लेवल तक पहुंचते, और उसके बाद हम गलत इलाज करते करते यहां तक पहुंचे। ठीक है। जिन मरीजों को भी दमा है वो बेफिक्र हो जाए, डॉक्टर साहब ने कह दिया ठीक हो सकते हैं, अब इसमें ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सर इनहेलर से नेबुलाइज मशीनों से जान छूट सकती है। ठीक है, ठीक हो सकते हैं। और ये अच्छा, फिर उनमें इतने बेचारे वो पिचके पड़े हैं, उनका जिस्म हड्डियां ऐसे निकली पड़ी हैं, रेशा खा गया उनको। अच्छा, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट भी होते हैं कि हम टेस्ट करवाएं? क्योंकि कौन से टेस्ट इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि क्योंकि अगर एक बीमारी को आपने रोकना है, चाहे वो एलोपैथी तरीके से रोक रहे हैं आप या नेचुरोपैथी तरीके से। नहीं, एलोपैथी रोकती नहीं, एलोपैथी बढ़ाती है, बिगाड़ती है और बहुत सारी बीमारियों का और सबब बनाती है। ठीक है। नेचुरोपैथी है जो फितरत और नेचर के करीब लेके आती है, बीमारी से निकालती है, जान छुड़ाती है, दवाइयों से जान छूटे। नेबुलाइज मशीन तुसी चुप के मारो के ये वो रेडी वाला नहीं होता, वो जो आवाज लगाता है कि पुरानी चीजें दे दो, वो आप उसको बेचेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से। दूसरी बात ये है कि इसमें एक और, इसमें आप उसका चेस्ट एक्सरे जो है PA व्यू करवा लें, वहां से पता चल जाता है। दूसरी बात यह है कि तबीब जब उसकी नब्ज पे हाथ रखता है ना, तो ये 3 उंगलियां 4 जब उसकी नब्ज पे रखता है तो वहां से उसको पता चलता है ये बलगीर तुबात वाला है, कैसा है, क्या है मजाज। अच्छा, यानी कि वेन से आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि किस वजह से क्या जी। उसके बाद दूसरी बात आ गई कि एक और मसला इस वक्त बड़ा अहम, और वो ये है कि लोगों को अंधाधुंध टीबी की दवाइयां खिलाई जा रही हैं। किसी को चेस्ट में टीबी, किसी को फेफड़ों यानी फेफड़ों में टीबी, किसी को कहा गया कि उसके पेट में टीबी, किसी को कहा आंतों की टीबी। बस आपकी पूरी बॉडी में कौन सी जगह है जो डॉक्टर ये नहीं कहता कि टीबी, बस इस तरह की बातें। और मैंने पेशेंट्स देखे हैं कि उन्होंने उसका माइक्रोडॉट टेस्ट ब्लड से होता है वो करवाया ही नहीं, टीबी का। और एक टीबी गोल्ड भी है टेस्ट, और उसके बाद उन्होंने उसको टीबी पे दवाइयों पे लगा दिया। अच्छा। और उसको कहा 9 महीने दवाइयां खानी, और 9 महीने दवाइयां खाने तक मरीज जो है उसका मैदा भी खराब, उसका जिगर भी खराब, उसको हेपेटाइटिस भी आ जाएगा
और उसके साथ साथ उसके टीबी का तो गुर्दे भी नॉर्मली फेल होंगे। मेन टेस्ट होता है बलगम से, और एक होता है ब्लड नहीं टेस्ट। अब तो नया आ गया ना, नहीं अब आ गया माइक्रोडॉट जो नया टेस्ट ठीक आया है। जो अच्छा टेस्ट है उस पे जाएं, वो करवाएं। अब हम सान रूड में थोड़ी बैठे हैं। 1960 की बात है कि ठीक जब है। बलगम टेस्ट करेंगे, अब ब्लड से टेस्ट आ गया, उसको चेक कर लो। ठीक अगर वहां नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो फिर भी टीबी का इलाज जो हो रहा है वो नहीं है, वो गलत है। अच्छा, जो 9 महीने दवाइयां खाई जाती है वो भी गलत है। ठीक उससे है। पहले लोगों के गुर्दे फेल हो गए, उससे पहले लोगों का जिगर सांस को खराब हो बहाल गया। करने के लिए भी मेडिसिन दी जाती हैं कि आपने जी देनी है, सुबह उठते ही उसको इतनी हाँ। लंबी गोलियां, 3-3, 4-4, 6-6 गोलियां वो सुबह टीबी का मरीज खाली अभी पेट खा रहा हो। अच्छा मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब के जैसे इनको तो ये ये जो नहीं- दमा है, क्या ये विरासती बीमारी है? ये आपको कि अगर आपकी फैमिली में किसी को दमा था, किसी को प्रॉब्लम थी, सांस लेने में इश्यूज हैं, तो क्या ये आगे चलती है विरासत में? तानिया, मेरा आप ख्याल है आपको तो ये नहीं कहना चाहिए कि ये विरासती बीमारियां हैं कि नहीं। सर देखिए, अब मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए तो मुझे नहीं पता, बट हाँ। हमारे सुनने जानने वालों को तो इसकी जरूरत है, वो सुनने जानना वालों चाह के रहे लिए- हैं क्योंकि सुनने वालों कुछ के- बहुत लोग, देखिए। क्योंकि डॉक्टर का पहला सवाल होता है फैमिली में किसी को दमा था, किसी को था कहीं दूर, कहीं सोचे, कहीं बहुत दूर। कोई उन्हें दवाई बेचनी, कहानियां सुनानियां ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ मां ਨੂੰ ਸੀ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੀ, दादे ਨੂੰ ਸੀ, दादी ਨੂੰ ਸੀ, ये वो। मैं ये कहता Normally, हूं- sir, मैं पता है मैं ये समझती कहता हूँ, देखिए अगर वो कहता है ना विरासती मरूसी और जेनेटिक बीमारियां हैं, कोई बीमारी विरासती नहीं होती क्या? हमें कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि मैं नहीं कह रहा, मैं इसका जवाब कुरान से दूंगा, मैं कुरान से दूंगा। बिल्कुल सर, जवाब रेफरेंस आप- के साथ आप मुझे बताइएगा जी, सूरह वत्तीन पढ़ लीजिए, खोलिए सूरह वत्तीन, उसका पहली आयत, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। अल्लाह ने 4 चीजों की कसम उठाई है। ये इन आस्ते कसम चुकी है, मनु लगता रब ने ना कि ये मनन के नहीं, एक वक्त आएगा ये नहीं मानेंगे, नॉन बिलीवर होंगे, मानते हुए भी, अल्लाह पे ईमान रखते हुए भी नॉन बिलीवर, क्योंकि किताबें यहूदियों की पढ़नी है ना, तालीमात उनकी हैं, जी जी, अपने कुरान को नहीं पढ़ा। ठीक है। मैं इस पे एक शेर बोलता हूं यहां पे, मांगते फिरते हैं अगियार से मट्टी के चिराग, अच्छा, कि साढ़े असि अपने घर च रोशनी करनी है, ठीक, हाँ। मांगते फिरते हैं अगियार से, गैरों से गैरों से। मट्टी के चिराग, ठीक है। अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए हमने। वो जो कुरान था ना हमारा खुर्शीद, हमने उसको गलाफ में लपेट के अदब के वो करीने रख के में हम बहुत रख वो दिया। हाइट पे रख दिया संभाल हुआ के है, रख दिया, रखा हुआ है, बेइज्जती ना हो इसकी, राइट। ठीक हो गया। अब सूरत हाल ये है कि हमने वहां से कभी उस तरह से तो लिया ही नहीं। अब 4 चीजों की अल्लाह ने कसम उठाई, और इंजीर की कसम, वत्तीन और इंजीर की कसम, वज़ैतून और जैतून की कसम, व तूर सीनीन और तूर सीना की कसम, व हाज़ल बलदिल अमीन, अमन वाले शहर बलद मक्का की कसम। क्यों कसमें उठाई अल्लाह ने? अगली आयत में, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, कि हमने इंसान को अहसन तक़वीम तख्लीक किया, बेशक। सुम्मा फिर मरददनाहु अस्फल साफिलीन, कि वो जो जमीन पर चुपाए चींटियां कीड़े मकोड़े रेंगते हैं, इंसान उनसे भी निचली से निचली सतह पर चला गया। अल्लाह ने नहीं भेजा, अल्लाह नहीं ऐसा कर रहा। अल्लाह ने तो सूरह मुल्क के अंदर भी आयात है, अल्लाह ने फरमाया जो कुछ मैंने कायनात में बनाया, देखो इसको, गौर करो इस पे, इंसान तुम्हारे समेत देखो, क्या तुम इसमें कोई कमी, कोई नुक्स पाते हो? बेशक। पहला सवाल अल्लाह ने किया कि अल्लाह फरमा रहा है कि बताओ क्या तुम इसमें कोई कमी, कोई नुक्स पाते हो? फिर अल्लाह फरमाते हैं फिर देखो, उसी आयत में आगे, फिर देखो, बार बार देखो, क्या तुम्हें कोई कमी, कोई नुक्स नजर आया? ये अल्लाह फरमा रहे हैं। तो हम तो कोई नुक्स ढूंढ ही नहीं सकते, हमारी तो नाक़िस अकल है इस तरह की। और वो जो कुछ भी हो रहा है वो विरासती मरूसी जेनेटिक नहीं है, ठीक है, अल्लाह ने फरमा दिया। आप पता है क्या, देखें, जिसको हम ये समझते मतलब कोई भी बीमारी आप कह सकते कोई हैं, नहीं, कोई विरासती मरूसी जेनेटिक नहीं है। असल चीज ये है कि जो मुझे पसंद था वो मेरे बाप को पसंद था या मेरी माँ को पसंद था, और जो उन दोनों की पसंद थी वो हमारी पसंद बनी। जो वो चीजें ज्यादा खाते थे हम खाते रहे। तो एक चीज किसी एक ग्रुप की ज्यादती होती रही। जो चीज दादा दादी को पसंद थी वो मेरे अम्मा अब्बा को पसंद थी, जो मेरे अम्मा अब्बा को पसंद थी वो मेरी पसंद बन गई, ज्यादा खाती रहे। जो मेरे अब्बा ने कहा नहीं ये नहीं खाते, मैंने नहीं खाना, तो मेरे अब्बा ने नहीं खाया तो मैंने भी सुन के कहा पता नहीं क्या मुझे भी नहीं खाना। ये तो जीन्स भी है ना, इसके बाद से जीन्स टू जीन्स भी होता है ना, जैसे कि समटाइम्स होता है लाइक अगर
मुझ में मेरे बाबा की जीन ज्यादा है या मदर की जीन ज्यादा है, तो वो ऐसा जो उनको किसी चीज से एलर्जी है तो आपको भी हो सकती है, ये खुराक की बात है। नहीं, कुछ नहीं बनता, ये खुराक की बात है। आप खुराक जिस तरह से खा रहे थे, एक घर में अगर लोग बलगनी रतूबात वाली ज्यादा वाली चीजें पूरी फैमिली खाती रहे, तो वो फैमिली में अगर कोई बीमारी आ जाए तो हम उसको कहें कि बाप को थी, माँ को भी आगे, बच्चों को भी आगे। भाई खुराक की बात है वहां पे। अगर उसी घर में कोई पिछले 10-15 साल से 20 साल से आपका कोई सर्वेंट, कोई मुलाजिम, कोई ऐसा आपके पास रह रहा है और उसी फैमिली के साथ रहते हुए वो भी वही चीजें खा रहा है, अब उसको भी उसी चीज की ज्यादती की वजह से जो प्रॉब्लम आएगी, तो अब ये तो उनकी विरासती नहीं है ना, ठीक है, इसके साथ भी विरासती होगा। बिल्कुल ठीक है, ये सुनने वालों को तो यकीनन इसकी समझ आ चुकी होगी अब तक। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब, मजीद मैं यही जानना चाहूंगी कि एलर्जी और दमा में क्या फर्क है, क्योंकि देखिए आप कहते हैं कि एलर्जी नहीं होती, एलर्जी कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं। डॉक्टर को जिस बात की जब समझ नहीं आती ना, वो उसको और मरीज को ठीक नहीं कर पाता, वो उसको एलर्जी करा देता है। जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है इस वक्त, क्या वो हमारे दमा का कॉज बन सकता है? दमा के अचानक से आपको कोई इस तरह का अटैक हो सकता है, दमा का सांस लेने में आपकी अपनी बॉडी के अंदर जब सेंसिटिविटी, हसासियत होगी ना, तो उसकी वजह से आप पे धुआं भी, पोल्यूशन भी, सारी चीजें इफेक्ट करेंगी। लेकिन जब आप अपनी सेंसिटिविटी और अपनी हसासियत और चीजों को ठीक करेंगे, उसको ठीक कर रहे हैं, तो उसी धुएं में जाके आप फिरते रहो, फिर तो और दुनिया नहीं फिर रही कि सिर्फ आप भी धुआं असर करेगा। बिल्कुल, डेफिनेटली बहुत जो चीज आपको एलर्जी कर रही है, इतने बड़े बड़े जिसको आप ये टाइप माहौल में काम कर रहे होते हैं, तो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल आपकी बात बिजा है। वैक्सीन लगा लगा के लोग थक गए, ऐसे ऐसे एलर्जी सेंटर बने कि वैक्सीनें बिकी, और अब तक लोग वहां से साल से वैक्सीनें लगवा रहे हैं, एलर्जी ठीक नहीं हुई। ठीक है, सिस्टम को ठीक कर लें, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम सिस्टम की तरफ नहीं आ रहे ना। प्रिकॉशंस भी तो होते हैं ना डॉक्टर साहब। अब देखिए हमारा माहौल इतना पहले तो उसकी खुराक ठीक करनी है, पहले तो उसकी खुराक ठीक करें। अब डॉक्टर को पता ही नहीं ना ग़िज़ा की किताब पढ़ाएगी, वो खुराक कहाँ से ठीक करेगा। अब जैसे कि मेरी मदर को थोड़ा नोज का प्रॉब्लम हो गया, उनकी सर्जरी भी हुई है, ये कुछ वो क्या होती हैं जो भी नाक के जिस तरह के कदूद कहा जाता है, नाक में हड्डी है, नाक में हड्डी बढ़ गई, इसका ऑपरेशन कराएं। नाक में हड्डी नहीं होती भाई, वो कोलप नेजल कदूद बढ़ के हुए, उसको ठीक करें वो, वरना एक ऑपरेशन 4-6 महीने बाद दूसरा, साल में दूसरा, फिर साल में। आई गेस मुझे लगता है कि खुद इंसान अपने लिए इतनी प्रिकॉशंस नहीं लेता, जब माँ बाप पे बात आती है ना तो वो बहुत ज्यादा मजीद वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिंसियर हो जाते हैं। तो हमने जो है खुराक के मामले में अपने मदर को या फादर को कभी भी नहीं किया कि खुराक अच्छी होनी चाहिए, जो उनके लिए डॉक्टर ने कहा ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। डॉक्टर कब कहता है? डॉक्टर तो कहता है सारा कुछ खाओ, दवाइयां खाओ, सारा कुछ खाओ, वो कहता है जी ग़िज़ा कोई नहीं, मुझे नहीं डॉक्टर साहब, बेसिकली इस चीज से मुझे बाकियों का तो नहीं पता, बट मैं इत्तेफाक नहीं करती इस चीज से, बिकॉज अभी तक शायद मेरी फैमिली में भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, वो सबसे पहले हमें डाइट का, क्योंकि हमारी फैमिली में जितने डॉक्टर्स हैं ना, बहुत नहीं, हमारे घर में जो डाइट बताएगा ना, वो डाइट बताएगा, वो क्वैकरी कर रहा है, उसने ग़िज़ा का सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा, जो बताएगा सुन सुना के अपने तौर पे जो भी ऑल और ये कर जो न्यूट्रिशंस होते हैं इनके बारे में, वो तो वैसे ही जाहिल है ना, वो तो उनको उन्होंने तो ग़िज़ा पढ़ी है, कौन सी पढ़ी है वो, कम कैलोरीज, ज्यादा कैलोरीज, कम कैलोरीज खाओ, मुर्गी खाओ, ब्रायलर मुर्गी खाओ, इसमें कम कैलोरीज है, जिन्हें दुनिया से कैंसर फैला छड़े हैं वो खाओ, ये उनको पढ़ाया जाता है। मिजाज नहीं पढ़ाया जाता कि ग़िज़ा, मिजाज, उसकी इफादियत, उसके फायदे नुकसान क्या है। उन्होंने कैलोरीज के ऊपर रट लगाई और उसी पे फंसे हुए। नहीं सर, बात कैलोरीज तो नहीं होती, जैसे कि बहुत और सारी ऐसी चीजें होती हैं, उनको ये पता ही नहीं ग़िज़ा कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म है, कौन सी खुश्क है, कौन सी सर्द है। मुझे एक छोटी सी, मैं भी आपसे सवाल करने लगी हूँ, ये शायद मैं पर्सनली सवाल थोड़ा करने लगी हूँ कि अच्छा लेट्स सपोज कि अगर मुझे कोई इशू है, लाइक मुझे अगर दमा का इशू है, और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मैं क्या खाऊं, क्योंकि आप नेचुरोपैथी हैं, मैं आपसे अपनी खुराक के बारे में पूछना चाह रही हूँ कि मुझे क्या खाना चाहिए, आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे? आई डोंट नो, आपको खुश्की वाला दमा है या वो सांस प्रॉब्लम हो रही है, बलगमी रतूबात वाली? नहीं, खुश्की वाला हो रहा है, तो उसका आसान सा हल बताया तो है, गर्म दूध में देसी घी डाल के उसको ले लो, तो आपकी खुश्की खत्म होगी। डेली बेसिस पे मैं किस तरह की, क्योंकि हाँ उसमें बाद भी चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी, लाइक दैट आई मीन टू से कि आप उसको आलू, गोभी, आलू इस वक्त सबसे बड़ा टीबी का कॉज है। आलू इस वक्त सबसे बड़ा दमा की वजह से भी टीबी हो सकता है या नहीं, दमा अलग चीज है, टीबी अलग है, लेकिन जब वो टीबी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, मसाइल कर दे, तो टीबी की वजह से दमा की तरफ वो मसाइल साथ
वो जो है दोनों एक दूसरे के साथ हो सकते हैं। टीबी की वजह से दमा हो सकता है? दमे की वजह से भी टीबी हो सकती है। अच्छा। ऐसा नहीं है, या वो नहीं है, बात इसकी नहीं, बात इस चीज की, दमा एक अलग प्रॉब्लम है, टीबी एक अलग है। दोनों चीजें उसकी एक साथ हो भी सकती हैं। ठीक है, जब वो बिगड़ता जाएगा टीबी का और उसको सांस और मसले बनेंगे। और अच्छा, तो मैं सिर्फ ये कह रही थी कि मुझे मतलब मेरी जो, देखिए उसको नहीं खाना चाहिए जो आलू, गोभी, मटर, चावल, चिकन, अंडा, सफेद चने, चने की दाल, माश की दाल, ठीक है, ठंडी चीजें। अंडा नहीं खाना चाहिए? अंडा मैं वलैती की बात कर रहा हूँ, देसी की नहीं कर रहा। ओके। वलैती अंडा, वलैती मुर्गी, जो वलैती अंडा वलैती मुर्गी पे जाएगा, फिर वो वलैती डॉक्टर के पास भी जाएगा, वलैती दवाइयां भी खाएगा। जैसे डॉक्टर साहब, अभी घर में तो हमने मुर्गियां रखी हुई हैं, लेट्स सपोज, और उसके अंडे हैं तो हमें पता है ये देसी अंडे हैं। अच्छा, मुर्गियां रखी, अगर उनको खुराक क्या डालते हैं? नहीं रखी नहीं हुई है, मैं वैसे ही जस्ट एक क्वेश्चन था मेरा। अब लेट्स सपोज बाहर से अंडे ले रहे हैं, तो अंडे वाकई वो मेरी फूफो कहती होती हैं, अंडे ना मेरा खाने को दिल नहीं करता, ऐसा लगता है जैसे ना प्लास्टिक के अंडे हैं, वो मेरी फूफो ऐसे कहती हैं। तो फिर ये क्या गारंटी है कि अगर बाहर से मार्केट से हम देसी ले रहे हैं तो वो देसी ही होंगे? देखिए मार्केट में इस वक्त बहुत ज्यादा जो है ना देसी क्या है, जो बेचा जा रहा है वो भी गोल्डन मिस्री फार्मी मुर्गियों के अंडे या फीड वही डाली जा रही है, अंडा कलर है। आप तो वो चले उसको भी छोड़ दें, अब तो सफेद अंडा नहीं जो आम रूटीन में जो रेगुलर लोग यूज करते हैं, लोग उसको चाय की पत्ती का कावा बना के ना उसके अंदर थोड़ी देर डिप करके निकाल लेते हैं। जैसे चाय की पत्ती से आप लोग कभी मेहंदी लगाते थे, लोग उस अंडे को भी उस तरह का करके देसी बना के बेच रहे हैं। अच्छा। सो बहरहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं। काम बिगड़ता हो इस तरह से फेफड़ों के मसाइल को बिगाड़ते हुए, फिर वो जो बलगम रतूबत है वो जब जमी लंग्स के अंदर, ब्रोंक्यूल्स में, तो वहां पे वो उसने दीमक की तरह चाटना शुरू कर दिया। फिर वो काम फेफड़ों के कैंसर तक जा पहुंचा। हम फिर वही बात करेंगे कि ना नजला जुकाम को, फ्लू को, बहते हुए को ना छेड़ते तो एक दिन 2 दिन सब्र करते तो हम यहां तक ना पहुंचते, कौम यहां तक ना जाती। लेकिन कौम इस वक्त चाहती है कि नाक बह रहा है, मैं क्या कहूंगा, मेरी नक नहीं रहनी, नक कितनी रहनी है, तुसी नहीं रहना, दवा तो कई बार ऐसा होता है कि अब जब फेफड़ों हो जाता है, अब जब फेफड़ों के कैंसर पे केस पहुंचा ना, तो फिर उसके बाद मसाइल ही मसाइल हैं उसके लिए। जबकि फेफड़ों के कैंसर तक का मरीज जो है वो ठीक हो सकता है। अच्छा। हाँ, मेरे पास एक केस आया था आज से कोई 25-26 साल या 24-25 साल पुरानी बात है। डिंगा गुजरात से एक केस था और उस बंदे को जो है वो फेफड़ों का कैंसर हो चुका हुआ था और वो लाहौर के एक बहुत मारूफ किस्म के हॉस्पिटल जो कैंसर हॉस्पिटल था, उस वक्त एक ही था लाहौर में। अच्छा। उस कैंसर हॉस्पिटल में वो एडमिट रहा। उन्होंने उसके फेफड़ों को ऑपरेट करके ऊपर से एक छोटा टुकड़ा काटा, बायोप्सी भी की और उसके बाद थोड़ा सा लंग भी काटा और उसके बाद उन्होंने उसकी केमो तक स्टार्ट कर दी। अच्छा। जब वो मजीद और बिगड़ा तो उन्होंने कहा कि बाबा जी नु तुसी जनाब हुण लाहौर दे विच होर हॉस्पिटल है, उत्थे ले जाओ और उत्थे जाके, वो पंजाब यूनिवर्सिटी दे न्यू कैंपस दे करीब है, उत्थे ले जाओ ते उत्थे ले जाके तुसी एनु हुण जनाब उत्थों तुसी की करवाओ, उत्थे एदी तुसी रेडिएशन करवाओ। जब वो वहां लेकर गए, रेडिएशन एक हुई तो उसको ब्लड वॉमिट आई, तो उन्होंने कहा जी तुसी चुको ते डिंगा घर ले जाओ इनु अपने, ये रस्ते में ही शायद एक्सपायर हो जाएगा और आप शायद कफन दफन का इंतजाम भी कर लें। अच्छा। फोन शोन ते ऑर्डर दे लो। अच्छा। वो पेशेंट घर चला गया और कुछ दिनों के बाद किसी रेफरेंस से वो पेशेंट मेरे पास आया, आज से को 25-27 साल पुरानी बात आया, उसका हमने इलाज शुरू किया। इतना खूबसूरत इलाज उसका, इन चीजों का अल्लाह ताला ने अपनी कुदरती चीजों में रखा है। ठीक है, ठीक है। और वो चीजें जब ली और उससे जब मैंने दवाई बनाई, तैयार की और उसके बाद जब वो दवाई हमने उस पेशेंट को शुरू की, सर वो पेशेंट जिसको उसके घर वाले पहले दिन उठा के लेके आए थे और इस हालात पे था, 1 महीने के बाद वो मरीज अकेला डिंगा गुजरात से मेरे पास अकेला आना शुरू हुआ। उसको टोटल तकरीबन 6 महीने लगे थे मेरा आइडिया, और 6 महीने के बाद वो बंदा जो था उसका सारा कैंसर वैंसर हर चीज उसकी फेफड़ों की खत्म, क्लियर होगी और ऐसे नॉर्मल जो है वो ठीक हो गया। और उसका क्रेडिट पता किसको जाता है? अल्लाह ताला के बाद, अल्लाह के बाद नहीं, मेरे पे भी नहीं जाता, उसका क्रेडिट जाता है साबिर मुल्तानी साहब, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट किस्म के एक तबीब गुजरे हैं। अच्छा। मेरे उस्तादों में से थे, मेरा उनकी फैमिली में, उनके घरों में आना जाना है। अभी भी अगर कोई उनके घर से कोई देख रहा हो तो जनाब मैं सलूट पेश करता हूँ।
उनके घर वालों को, उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को, उनके बेटे थे फोत हो गए हुए आगे, उसके बाद उनके आगे पोते मौजूद हैं, उनकी आगे पोतियां, उनके बहुएं, वो सारे मौजूद हैं। अगर देख रहे हो तो मुझे जानते हैं, सलूट करता हूं साबर मुल्तानी साहब को, जिन्होंने ऐसी चीजें दे गए कौम को, लेकिन कौम ने उनकी एक नहीं सुनी। अगर वो बंदा गोरा होता, यानी अंग्रेज में से होता कहीं, तो यकीन करें दुनिया के सारे नोबेल और लटार जितने अवार्ड थे सारे उसको होते पेश करते हैं, और उसको खराजे तहसीन पेश होता पूरी दुनिया में। उसको वर्ल्ड का कोई जो ऐसा था ना वो मिलता, लेकिन उसकी नहीं, इस कौम की बैड लक थी कि जिन्होंने उसको समझा नहीं और कहा कि वो चलो है कि मश के मन कौन पूछ रहा है। वो वक्त का साइंटिस्ट, हाजिक तबीब था, ऐसा कमाल करके गया, ऐसी चीजें दे गया कि आज भी उसके शागिर्द या उसके जो क्या कहने, उसके ट्रैक पे चलने वाले या उसको समझने वाले आज भी लोगों को मासवाए मौत और बुढ़ापे के हर बीमारी से निकाल सकते हैं, निकाल रहे हैं और निकालते रहेंगे। तो मैंने उनका एक नुस्खा था तरियाके असगर के नाम से, मैंने वो बनाया। उसकी दो चीजें सिर्फ बताऊंगा जिसकी बड़ी इफादियत थी। एक उसमें था हल्दी, ठीक है, और दूसरा था शीर मदार। ओके। अब शीर मदार जो है ये एक पौधे का दूध होता है, लेकिन ये दूध जहर टाइप होता है, इसको खाया नहीं जाता, पिया नहीं जा सकता। ये वही उसकी बात करें जिसका कहते हैं कि इस पौधे में से दूध निकलता है लेकिन ये जहर होता है। अक का पौधा होता है। ओके, अच्छा। सांप काट जाए किसी को, सांप काट जाए किसी को, तो उसको इसी पौधे को तोड़ तोड़ के उसको खिलाना शुरू कर दें, इसके पत्ते शत्ते खाए, दड़ खाए, उसको कोई फील नहीं होगा कि ये कितना कड़वा है, क्या है, क्योंकि सांप का जहर बॉडी में फैल रहा होता है। खिलाते रहें जब तक उसको इसकी कड़वाहट ना आए मुंह में, जुबान में, उस वक्त तक उसको उसके पत्ते खिलाते रहो। एक वक्त आएगा जब उसको कड़वाहट आए मुंह में, उस वक्त रोक दो। सांप का जहर जितना मर्जी जहरीला हो उस पर असर नहीं करता। अच्छा, ये तिब में लिखा है, तिब की किताबों में लिखा, और ऐसा होता था पहले। अच्छा। जब ये डॉक्टर नहीं थे, जब ये अस्पताल नहीं थे, अगर सांप वगैरह काट जाता था तो मेरे जानने वाले हैं, फैमिली में दादू भी बताती होती हैं, सांप काट जाए नॉर्मली गांव में किसी को, तो वो क्या कहते हैं, कोई पौधा, मुझे नहीं नाम पता, लेकिन वो लगाते हैं, बांध देते हैं, मुख्तलिफ खिलाने वाला, लेकिन ये खिलाने वाला। अच्छा, उसका जो दूध होता है उसको हम तिब में कहते हैं शीर मदार। अच्छा, ठीक है। अब इसके साथ और भी कुछ चीजें हैं जो उसमें शामिल की जाती हैं बाद में, और इसका एक प्रोसीजर है बनाने का। और ये नहीं होता? वो उसका एक प्रोसीजर है बनाने का। मैं अगली चीजें अब और इसमें बताना शुरू कर दूंगा तो यहाँ लोग बहुत सारे ना जुबैदा आपा के प्रोग्राम देख के अद्धा पाकिस्तान हकीम होया पे टोटियां दे, तो फिर वो मामला जो है ना वो बिगड़ेगा। किसी को ये नहीं पता कि शीर मदार को उसके अंदर जो है वो प्रोसेस कैसे करना है, ठीक है, और हल्दी के अंदर उसको जलाना कैसे है। राइट, वो बर्न हो जाएगा सारा, लेकिन उसके लिए पहले अपना पूरा मुंह ढांपना पड़ता है, ऐनक लगानी पड़ती है, ये सारा नाक शाक हर चीज लपेटनी पड़ती है, और बड़ा एक प्रोसीजर है, वो हर बंदा नहीं कर सकता ना, हर किसी के बस की बात है सर। उनमें और भी कई चीजें हैं दवाइयों की। मैंने फिर अर्ज कर दूं कि मैं उन अगले जो इंग्रेडिएंट्स है मैं वो नाम नहीं ले रहा, उनका इसलिए नहीं ले रहा कि वो फिर कुछ लोग खुद ही तजर्बे शुरू कर लें, तो मैं वो नहीं करना चाह रहा, क्योंकि वो हर बंदा नहीं कर सकता। सो वहां पे ये मसाइल जो है वो इस लेवल पे जाते हैं, और वो बंदा बिगड़ा हुआ केस इसका, उसके बाद जब तक वो बंदा जो है वो जिंदा रहा, उसको उसके बाद दोबारा कभी वो मसला नहीं आया, ना कैंसर का, ना वो वाला, ना फेफड़ों का कोई इश्यू हुआ, ठीक है। और उसके बाद वो पहला महीना फैमिली उठा के लेके आई, उसके दो बेटे, और उसके महीने बाद जब वो आया तो वो खुद अपनी दवाई लेने आया, और जब वो आता था हर महीने तो खुद अकेला बस से चढ़ के आंदा सी गुजरात तो लाहौर, मेरे क्लिनिक थे हॉस्पिटल, और उसके बाद वो मेरे को चेक कराना, देखना, दवाई लैनी, चले जाना। 6 महीने च 6.5 महीने च वो फेफड़ियां दा कैंसर जिहड़ा सी वो अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया, और उस तो बाद वो बंदा जिहड़ा सी वो अल्लाह दा शुक्र है कि वो फिट फाट ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, बीमारी भी अल्लाह ताला की तरफ से आती है, उसकी शिफा भी अल्लाह ताला की तरफ से ही है, बीमारी अल्लाह ताला ने वसीले, नहीं बीमारी अल्लाह की तरफ से क्यों आएगी?
सर देखिए, अल्लाह ने दवाइयां बेचनी है, फैक्ट्रियों में बनाई हुई है जो बेचनी सर ये है। तो एक ये बहस तो किसी और तो फिर चली जाएगी ना, बस जाहिर फिर। सी बात है, डेफिनेटली। आप एक देखो, आपकी वालदा आपकी जो वालदा है, जी, आपकी वालदा, हम्म, कोई भी माँ, कोई एक माँ सर जो अल्लाह ने है, ये भी सुन तो ले। कहा है ना कि शिफा मुझसे मांगो, मैं तो शिफा मैं मांगो, बीमारी अल्लाह ने भी मैं दूंगा, तो शिफा भी मैं ही दूंगा। नहीं ऐसे नहीं। अगर क्यों कोई देगा? रास्ता बंद क्यों है देगा? तो क्यों सर देगा? देखिए, उसने आजमाइशें आपको और सजाएं नहीं, इंसान ने उसने इस दुनिया आपको में भुगत के नहीं, जानी है। उसने आपको इतना खूबसूरत और एक वो ट्रैक सजा- दिया है, अगर आप उस ट्रैक पे चलते रहेंगे तो फिर आपको तो बीमारी सर आएगी नहीं। फरिश्तों में और इंसानों में क्या नहीं फर्क है सर? फरिश्तों का ताल्लुक ही कोई नहीं है। अल्लाह ने ये ट्रैक सर, कुरान के अंदर इंसान को दिया है। इंसान को इस जमीन पे भेजा ही उसकी गलती की सजा है, तो जब तक इंसान सजाएं नहीं भुगतेगा, गलतियां नहीं करेगा, कैसे सीखेगा? इंसान तो सीखने ही चलो आया फिर है इस गलतियां दुनिया में, सीखी, सर। जो वो गलतियां इसीलिए सीखो देखिए, कि नजर वही मैंने काम को बोला दबाओ, कि नजर काम को basically- दबाओ और गलतियों पे जाओ और फिर वो सर गलतियां देखिए, अल्लाह पे डालो। वही नहीं, मैं अल्लाह ने आपसे- कहा है कि अल्लाह ने सर, तो नहीं मैं कहा। यहाँ पे तेब ना ये बात कहती यही है, करने सर वाली सुन थी लेना, मैं। अब तेब ये कहती है कि नजर काम को मत रोको, बिल्कुल। और जब आप रोकोगे तो वो रोक कौन रहा है, रुकवा कौन रहा है, कौम को नहीं पता ना। सर यही जो तो रखवा बात रहा है, कर जो रही हूँ गलत कि कर रहा अल्लाह है, ताला अगर तो अल्लाह कहाँ से कर रहा है बीमारी फिर? आ रही है, चले अल्लाह ताला नहीं दे रहे, हमारी अपनी नेग्लिजेंसी की हाँ, वजह यस। से अगर हमारी बीमारी आ गलतियां रही है तो बताइए। बेशक अल्लाह शिफा देने वाला है। हाँ। तो लेकिन देखिए, आप भी तो मेरी बात अगली सुने ना, इंसान के लिए कोई भी चीज है ना, अल्लाह वसीले बनाता है। हम कहते हैं अल्लाह पैसे दे दे, जॉब दे दे, अल्लाह ने नीचे नहीं आना। अच्छा आप चलें, अल्लाह से आप दुआ मांगते हैं ना जी, आप अल्लाह से दुआ मांगते हैं, तो सुनिए आप ना, वही वसीला आप अल्लाह बने से इस आप वक्त। अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह शिफा दे दे। सारी बेशक। कौम इस वक्त, सारी दुनिया बीमार पड़े, हर जुमे के अंदर किसी मस्जिद में चले जाओ तो कारी साहब हाथ उठा रहे हैं, या अल्लाह पाक हमारे नमाजी फलां, नमाजी फलां, नमाजी फलां, या उनके रिश्तेदारों में, फैमिली में फलां फलां बीमार है, ए अल्लाह उनको शफा अता फरमा दे, ए अल्लाह हस्पतालों में शफा अता फरमा दे। वो हस्पतालों से है ही नहीं शफा, तो कितना अल्लाह फरमा देगा? चल सर, ये तो एक और टॉपिक शुरू हो गया, तो अल्लाह कहाँ से जवाब? टॉपिक अल्लाह ने कहा ना, मैं यहाँ जवाब दूंगा मैं। जी, अल्लाह जी, जी, अल्लाह ने फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि बेशक हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीजें जिनमें तो सरासर शिफा है, और ये बाइस रहमत है मोमिनीन के लिए। अल्लाह ने तो कितने एंटीबायोटिक और वो स्टीराइड और लाइफ सेविंग डॉक्टर साहब, वही तो मैं कह रही हूँ ना कि देखिए, अब मुझे, अगर मैं एलोपैथी हूँ, मैंने जो किताबें पढ़ी हैं, जितना मुझे इल्म है मैं आपको उतना ही दूंगी, राइट? मैं इससे ज्यादा नहीं जान सकती। फिर दूसरा, जो आपके पास इल्म है आप वो देंगे। देखिए, पार्टीज भी हैं, वो हमारे, वो क्या कहते हैं कि वो बने हुए हैं, कुछ लिमिट्स हैं हर एक चीज की, और हर बंदे की जितना उसके पास नॉलेज है वो उतना ही देता है। मैं वही कह रही हूँ सर कि जब तक हमारे पास वो वसीला नहीं था, या हमारे पास नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, तब तक हमें इन चीजों का आइडिया नहीं था। अब जिन लोगों को आइडिया हो रहा है, नेचुरोपैथी की बुनियाद पता है कब रखी, कब से आई है? सर, जब कुरान आया, जब कुरान आया, जब तिब्बे नबी आई, तिब्बे कुरानी हुई, साथ साथ चलता आ रहा है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बताऊं कि मुझे सिर्फ एलोपैथी के बाद जो मुझे पता थी ना कि देसी दवाइयां क्या होती हैं, मुझे था होम्योपैथी। बस मुझे होम्योपैथी के अलावा नेचुरोपैथी भी हो सकती है, मुझे आइडिया नहीं था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता जैसे इसके बारे में आपसे सुना और एक दो नेचुरोपैथी डॉक्टर के इंटरव्यूज देखे, तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि हाँ, पूरी दुनिया में ना, सुने, पूरी दुनिया में इस वक्त नेचुरोपैथिक डॉक्टर जो है वो बड़ी स्पीडली बन रहे हैं, पढ़ रहे हैं उसको, बिल्कुल। और पूरी दुनिया में इसकी बकायदा डिग्रियां बनी हुई है, उसको ND नेचुरोपैथिक डॉक्टर कहते हैं। इसीलिए मैं डिटेल, आप गूगल पे जाएं, सर्च पे जाएं, वहां सर्च करें ना ND या नेचुरोपैथिक डॉक्टर, इसके एडमिशन, इसकी क्लासें, इसका स्कोप सारा देखें। हमारे बच्चों को तो सिर्फ एक MBBS का पढ़ा हुआ है, दिन रात पढ़ के MBBS बन गए, FCPS कर लिया, प्रोफेसर हो गए। जी जी, अपना इलाज नहीं कर सकते ना, अपने माँ बाप तक कर सकते नहीं, तो बाकी की करना। देखिए, बात करने का मकसद तो वही था। आई थिंक आपको भी समझ आ गया होगा और सुनने वालों को भी समझ आ गया होगा। खैर, लेट इट गो। अच्छा, मुझे ये बताएं सर कि जो अभी नॉर्मली कहते हैं कि जो जिनको अगर सांस का प्रॉब्लम आ जाए, चाहे वो कॉज उसकी दमा की हो, या कुछ हार्ट पेशेंट भी हैं जिनको फिर सांस का प्रॉब्लम होता है, अच्छा वो वर्जिश कर सकते हैं? वर्जिश उनके लिए हार्मफुल तो नहीं है? जिम ज्वाइन करना और वर्जिश वगैरह, हर काम, जब ये जिम नहीं थे तो वर्जिश नहीं होती थी डेफिनेटली। हमने जिम क्या होता है, जिम में जाओ, AC चल रहा होता है, सेंट्रल एयर कंडीशन चल रहा है और जिम कर रहे हैं हम,
एनवायरनमेंट कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या एक्सरसाइज? ओपन एयर में जाओ, ठीक है, ओपन एयर में जाओ, वहां जाके वॉक करो, एक्सरसाइज करो। ठीक है, वॉक और एक्सरसाइज। कुछ भी नहीं हो सकता ना, कुछ भी नहीं हो सकता तो तानिया 40 मिनट पैर नंगे करके जमीन के उत्ते बैठे रहो, 0 वोल्ट कर लो, जड़ी मैं समझाना कर लो, वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो बहुत सारे मसले तो जान चुके। अच्छा डॉक्टर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूंगी, आप हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हम अपने जो फेफड़े हैं ना, क्योंकि देखिए फेफड़े ऐसी चीज है जिससे आपने सांस भी लेना है, आप बीमारियों से बच सकते हैं, जैसे कि फ्लू, अगर आपको इस तरह का, जैसे मेरा भी पहले मैं पूछने भी वाली थी आपसे कि लेट्स, अभी समटाइम्स ऐसा होता है आपको फ्लू नहीं होता, मींस फ्लू होता है बट आपका बहता नहीं है, सर भारी हो जाता है, जमा जमा रहता है, बहता नहीं है। देखिए मैं कौम को ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब आपकी बलगमी ऋतुबात मैदे में बनती है ना, तो यहाँ से ये जाती है यहाँ दिमाग में, और दिमाग में जब वो ज्यादा भर जाता है तो वहां से ड्रेन आउट होती है, यहाँ से निकल रही है, बह रही है, खुदा का नाम है इसको बहने दो। 1 दिन 2 दिन, जो जब हम छोटे थे तो हमारी माएं हमें रुमाल दिया करती थी, हर बंदे की जेब में रुमाल होता था, ठीक है। जिसकी मंगनी होती थी ना उस दौर में, उसकी मंगेतर जो है वो उसको रुमाल के ऊपर कुछ लिख के और फूल बना के कढ़ाई करके वो उसको भेजा करती थी। दूल्हे के हाथ में रुमाल होता था, जेब में रुमाल होता था। हम बच्चे थे, स्कूल जा रहे होते थे तो हमारी शर्ट के साथ ही हमारी पैंट के साथ रुमाल जो है ना माओ ने वो हैंग किया होता था। वो बहुत अच्छा दौर था। और उसकी जगह पे फिर आगे चले, आसानी होगी, टिश्यू आ गए, तो यार अपने पास टिश्यू का डब्बा रखो, और वो बह रहा है तो उसको बहने दो, उसको बहने दो, नहीं दोगे तो ये सारी मसले बदाम आएंगे। जो बहुत मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि समटाइम्स होता है किसी को फ्लू हो गया, हम कहते हैं भाई तुम प्लीज दूर होके बैठे, तुम्हारे जर्म्स लग सकते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता है, इज दैट पॉसिबल? ये बिल्कुल नहीं होता, इसका कुछ भी नहीं होता। आपको बताऊं, ये फिर बात लंबी हो जाएगी, हम शॉर्ट करते हैं इसको, फिर किसी वक्त रखेंगे। ये जब हम छींक मारते हैं, छींक, तो इसमें ऐसे अच्छे, जिसको आप जर्म्स टाइप कहते हैं, ऐसे निकलते हैं, और दूसरे जो उस क्लाइमेट में जो लोग बैठे होते हैं उनके लिए कितने फायदेमंद होते हैं हमें पता नहीं। डॉक्टर साहब, अब यहाँ पे मतलब कि एक दूसरे के मुंह के ऊपर छींक के मारनी शुरू। नहीं, ऐसे नहीं बात है, मैं वैसे बता रहा हूँ कि अगर किसी, आप देखिए कोरोना के दौरान मुंह पे छींक नहीं मारनी ना। अगर मैं यहाँ बैठा छींकता हूँ तो मैंने ये किया, तो मेरे उसमें से एक वो बरीक पानी सा निकलता है, फुहार सी बरीक से निकलती है। आप दूर बैठे हैं, इतना कोई इशू नहीं, लेकिन एनवायरनमेंट पानी की छींटे पड़ जाएं तो लड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, उसके अलावा आप देखिए कोरोना में एक बंदा छींक मारता था तो पूरा शॉपिंग मॉल खाली हो जाता था। क्या था वो? ठीक है, मतलब कि ये आपको फितरत और नेचर के करीब आ जाए, जोक्स अपार्ट, लेकिन ये आपके लिए बैक टू नेचर। हर बीमारी आपकी ठीक हो सकती है, हर मसला आपका हल हो सकता है। नेचुरोपैथिक की तरफ आ जाए और नेचुरोपैथिक तरीका इलाज अपनाएं, बीमारियों को भगाएं, सेहत तो तंदुरुस्ती जो है उसकी राह पे वापस गामजन हो जाएंगे। आपकी जिंदगी जो उसकी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इतनी अच्छी हेल्दी हो जाएगी, आपको किसी प्रॉब्लम की जरूरत नहीं। फिर बताइए मुझे, ये जो कहते हैं एलर्जी परफ्यूम से, फलां से, वो पोलन एलर्जी और दीगर, ये वो इलाज करा के देखें नेचुरोपैथी से, उसके बाद अगर कुछ हो जाए तो मैं इधर बैठा हूँ, फिर बताइए किधर गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नेक्स्ट आपको कोई भी इश्यू हो तो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आपको ट्रस्ट नहीं है किसी एलोपैथी पे या किसी नेचुरोपैथी पे, आप नहीं करना चाह रहे, आपके पास कुरान पाक तो मौजूद है ना, उसमें तो आप हर बीमारी का इलाज लिखा हुआ है, आप उसमें से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, बैक टू नेचर। थैंक यू सो मच।